Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 10th of October 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, just have some questions. These are very basic questions based on the previous day session. जो लास्ट डे हमने सेशन डिस्कस किया था, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम विद इन फ्यू मिनट्स. व्हाट इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट लेकर के आई है. तो इसका मेन पर्पज है इम्प्लीमेंटिंग फिजिकल लिटरेसी इनिशिएटिव्स. मींस जो फिजिकल लिटरेसी है उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स को ये जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर अ न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी? क्या हमारे लिए इसकी रिक्वायरमेंट है? बिकॉज इससे पहले 2001 में हमारे पास में पॉलिसी थी और वो आउटडेटेड हो चुकी है. सो दैट्स व्हाई वी नीड a new sports policy. Which scheme aims to identify and nurture sports talent in children aged 8 to 12 years? इसके लिए हमारे पास जो स्कीम थी वो थी एक नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, जिसके थ्रू हम छोटे छोटे बच्चों का ही जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है उसको सर्च करके और नर्चर करना चाहते हैं. बिकॉज हम देखते हैं कि यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत सारे मेडल्स लेकर के आते हैं. सो इंडिया भी इसमें अपने एफर्ट्स लगा रहा है. व्हाट डज द नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड एम टू अचीव? बिकॉज यू नो, जैसे हम सीबीएसई की बात करते हैं, स्टेट्स में एजुकेशन बोर्ड होते हैं या जैसे यूजीसी होती है, सो वैसे ही स्पोर्ट्स में अभी हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो स्पोर्ट्स में एजुकेशन पे काम करे. उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आएगी नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड. और इसका पर्पज क्या होगा? इन्हांस रिकॉग्निशन एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्पोर्ट्स एज ए करियर. मीन्स आप लॉ में, इंजीनियरिंग में, आप मेडिसिन में जैसे करियर बनाते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स को भी एक नए करियर के फॉर्म में इसको डेवलप किया जाएगा. और ये पर्पज है किसका? जो नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड टू क्रिएट अ रोबस्ट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल? सो नेशनल लेवल पर एक रोबस्ट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो हम बनाना चाहते थे, तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, वो था खेलो इंडिया स्कीम. इस स्कीम के थ्रू हम इंडिया के यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते थे कि आप अगर खेलना चाहते हैं तो आइए खेलिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है इस इनिशिएटिव के थ्रू. सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे सेशन. सो अब हम चलते हैं आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर. ये ऐसा टॉपिक है जिसमें रिपोर्ट भले इंडिया से रिलेटेड है, बट इट्स ए ग्लोबली डिबेटेड टॉपिक, और ग्लोबल लेवल पर इस पर मल्टीपल रिपोर्ट्स आएंगे, स्पेशली आफ्टर कोविड-19. बिकॉज उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में और मैं कहूँ कि एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के रिलेशन में बहुत सारा चेंज आया है, जिसके बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी मैगजीन्स में, रिसर्च पेपर्स में लोग पीएचडी कर रहे हैं इन इश्यूज़ पर. उन्हीं में से एक इशू है जिसको लेकर के यूएनओ हो गया, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के वर्क करती हैं, या सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, या सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, या सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और जो है ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी के रूप में जब हम देखते हैं, और सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के रिलेशंस में. सो वर्ल्ड का एक काफ़ी हॉट टॉपिक है. इस टॉपिक का अभी फ़िलहाल हम जो बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में, कि फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2024. एक रिपोर्ट है ये जो रिसेंटली रिव्यूज़ हुई है, मीन्स पब्लिश हुई है, फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2024 लेबर स्टैंडर्ड्स. तो आप समझ गए होंगे कि जो लोग इंडिया में वर्क करते हैं उनका कैसा स्टैंडर्ड है. लेबर स्टैंडर्ड्स, कि अगर कोई पर्सन कहीं पे कुछ वर्क कर रहा है तो उसकी लाइफ कितनी सिक्योर है, क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के ये रिपोर्ट है. और स्पेशली इस रिपोर्ट ने जो फोकस किया है, हमारा जो कंसर्न है आज के इस टॉपिक इशू में, वो है कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी. क्या है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं. आप सबने नाम सुना होगा जोमेटो का, आप सबने नाम सुना होगा जैप्टो हो गया, आपका स्विगी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं.
जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने लाइक अ डेली वेजर, मीन्स उनको जो चार्जेस मिलते हैं पर डिलीवरी, उनको चार्जेस मिलते हैं। या आप देख सकते हैं ओला हो गया, उबर हो गया, बिग बास्केट हो गया, पोर्टर हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को डेली के बेसिस पर राइड के बेसिस पर या पर डिलीवरी के बेसिस पर उनको पे करते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं जैसे जोमेटो की, आपने कुछ ऑर्डर किया किसी एक शॉप से, ये जो जोमेटो में काम करने वाला कोई ए नाम का पर्सन है, इस शॉप से इस आइटम को कलेक्ट करेगा और आपको डिलीवर कर देगा। इट मीन्स ना तो ये जोमेटो का एम्प्लॉय है, ना ही जोमेटो ने जिस कंपनी से, जिस होटल से, जिस रेस्टोरेंट से वो फूड लिया था, चाहे आपने मैकडी से लिया, कहीं से लिया, वो उसका भी एम्प्लॉय नहीं है। इट मीन्स, और आपने उसको ऑर्डर किया, आपका भी एम्प्लॉय नहीं है। सो ये जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सेंस में वो किसी के भी एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। ऐसी इकोनॉमी जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रन हो रही है, ऐसी इकोनॉमी को ही हम प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के नाम से अभी रिसेंटली जानने लगे हैं। क्या पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग में, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं कि 6 कॉन्सिक्यूटिव एनुअल स्टडी, मीन्स 6 ईयर्स से ये स्टडी होती चली आ रही है। दिस नेचर कंडक्टेड बाय फेयर वर्क इंडिया टीम, इस ये जिसका नाम है, और उसने काम किया है किसके साथ में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, इसने जो इंडिया में अभी सर्वे किया। इट एनालाइजेस, क्या एनालिसिस करती है ये, वर्क कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं उन पर्सन्स की जो प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं। मीन्स वो किसी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो वर्क करते हैं, तो उनकी वर्क कंडीशंस कैसी हैं। देखो, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनके वर्क की तो सबको चिंता रहती है, लेकिन इनके वर्क्स की किसी को मीन्स जो है कुछ पता ही नहीं है कि ये किन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स अब आपको समझ में आ गए, पहले ही बता चुका हूँ। मेजर हाइलाइट्स अगर हम इस रिपोर्ट के हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है 5 प्रिंसिपल्स पर काम करती है रिपोर्ट, जिन पॉइंट्स को ये कंसीडर करती है कि किसी कंपनी में उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या उनका स्टैंडर्ड है। तो जब ये इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इनके पास में कुछ एंगल हैं, जैसे कि फेयर पे, उनको अच्छा पेमेंट मिलता है कि नहीं, फेयर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं कि नहीं, फेयर कॉन्ट्रैक्ट, जब उनको हायर किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट जब उनके साथ में साइन किया गया तो वो फेयर था कि नहीं, ये भी देखा जाता है। फेयर मैनेजमेंट, जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं उस पूरे वर्क का मैनेजमेंट कैसा है। फेयर रिप्रेजेंटेशन, मीन्स वो जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। भाई नॉर्मल किसी कंपनी में अगर जो पीपल वर्क करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है, और वो यूनियन उस पूरे के पूरे मैनेजमेंट पर, उसकी ऑनरशिप पर, जो हायर अथॉरिटी होती है उस कंपनी की, वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उस पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और अल्टीमेटली उनके फेवर में वो काम भी होते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं ये किसी के वर्कर तो है नहीं, इनकी कोई यूनियन भी नहीं है, तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। जैसे यहाँ पर बात हुई फेयर वर्किंग कंडीशंस की, आप कई बार सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि जोमेटो वाले हैं 2 मिनट अगर लेट हो गया उनका वापस कर देते हैं, उसकी सैलरी, उससे पेमेंट से पैसा उसका कट जाता है। बरसात में, ठंड में, धूप में वो डिलीवरी करते हैं, है ना। और कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनके साथ में बदतमीजी कर देते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट्स को ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट है वो कंसीडर करती है। इसने अभी तक क्या किया है, स्टडी इवैल्यूएट्स 11 प्लेटफॉर्म्स को इसने किया जो ऑफरिंग लोकेशन बेस्ड सर्विसेज इन सेक्टर्स सच एज डोमेस्टिक और पर्सनल केयर, लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ऐसे सेक्टर में काम करने वाली इन्होंने 11 कंपनीज का सर्वे किया है, ठीक है। दीज इंक्लूड कौन कौन है, अमेजन फ्लैक्स हो गया, बिग बास्केट, ब्लू स्मार्ट, फ्लिपकार्ट, ओला, पोर्टर, स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी, जेप्टो एंड जोमेटो। इनका इसने अभी रिसेंटली सर्वे किया है। तो क्या यहाँ से हमको समझ में आता है वो हम देख लेते हैं। ओनली हमारे पास में बिग बास्केट और अर्बन कंपनी,
केवल ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म, जो दो ऐसी कंपनी हमको मिली हैं कि जहां पर मिनिमम वेज से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि भाई इससे कम किसी को हम वेजेस नहीं देंगे। अदरवाइज होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनको कई बार 1 घंटा भी लग जाता है, 1 आवर 1.5 आवर्स इतना टाइम उनको लग जाता है किसी को डिलीवर करने में, किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में, या किसी पैसेंजर को उसकी लोकेशन तक ड्रॉप करने में। बट उनको फिर भी पता चला कि उनको तो 40 रुपीज़ ही हुए, है ना। जोमेटो से उन्होंने ऑर्डर की डिलीवरी कर दी और टाइम लग गया उनको ट्रैफिक में बहुत सारा, पैसा मिला उनको 25 रुपीज़। सो ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में जब हम बात करें तो हमारे पास केवल 2 कंपनी ऐसी मिली, एक बिग बास्केट और एक अर्बन कंपनी, जहां पर मिनिमम वेजेस से रिलेटेड क्या है, कोई पॉलिसी है कि भाई हमारे जो यहाँ काम करेंगे लोग उनको हम एक अच्छा जो है फेयर पे देंगे उनको, ठीक है। नो प्लेटफॉर्म ऑन द सेकेंड पॉइंट अंडर फेयर पे रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म कमिट टू एंश्योर लोकल लिविंग वेज आफ्टर वर्क रिलेटेड कॉस्ट। इन दोनों के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जिसके यहाँ फेयर पे से रिलेटेड कोई ऐसी स्पेसिफिक पॉलिसी हो, और उनके पास कुछ ऐसा भी नहीं मिला कि लोकल लिविंग वेज आफ्टर वर्क रिलेटेड कॉस्ट। अब ये जो लोग काम करते हैं इन कंपनीज के साथ में, तो कहीं रूम भी लेकर के रह रहे होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे उनके खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। और जब कंपनीज में लोग, हम बहुत अच्छी कंपनीज में जब लोग जॉब करते हैं तो उनको HRA मिलता है ना, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता ऐसी कंडीशंस में। कई बार आप देखेंगे कि जो लोग इन कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं वो झुग्गियों में रह रहे हैं, झोंपड़ी में रह रहे हैं, है ना। जो कार चला रहे हैं ऐसी कंपनीज के साथ में अटैच होकर, वो गाड़ी में ही सो जाते हैं, ऑटो में ही सो जाते हैं, है ना। और बाहर की जो एम्यूनिटीज़ हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, बाहर खाना वाना खाते हैं, सारे दिन जीवन उनका ऐसे ही चल रहा है। सो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही, है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये उन कंपनीज़ के नेम हैं जिनको हम अभी ऊपर के देख करके आए थे। तो आप नीचे पाओगे तो इनकी कुछ रेटिंग इन्होंने की है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में ऐसी फेयर पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, फेयर पे के रिगार्डिंग में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ कलेक्टिव बॉडी और ट्रेड यूनियन इज़ अ वाइटल डायमेंशन ऑफ फेयरनेस और एट वर्क। जिन कंपनीज में कोई यूनियन नहीं है वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो कंपनीज के ऑनर होते हैं वो डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को क्रश कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। वही इनके साथ में भी होता है। अब ऐसे एम्प्लॉय तो अब इनको कह ही नहीं सकते। ये जो पीपल हैं ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, इनको कहा जाता है आज के वर्ल्ड में गिग वर्कर। इनको क्या कहा जाता है? गिग वर्कर इनको कहा जाता है। ये नॉन स्टैंडर्ड और गिग वर्कर, इनको नॉन स्टैंडर्ड वर्कर कह सकते हैं, हम गिग वर्कर भी कह सकते हैं। ऐसे पर्सन है जिसमें इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इतने से इतने बजे तक काम करोगे, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जैसा कोई रिलेशन भी नहीं होता। हेविली ऑन टेम्परेरी एंड पार्ट टाइम पोजीशंस। मोस्टली इसमें कैसी हैं? पार्ट टाइम पोजीशंस होती हैं इसमें सारी की सारी। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। मीन्स न तो मीन्स अगर बात करूं जो ए है और ये बी है, ठीक है, ये इसके लिए काम करता है, बी ए के लिए, लेकिन ए का एम्प्लॉय नहीं है ये। इट मीन्स एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रह गई एम्प्लॉई के रिगार्डिंग में, तो इनको गिग वर्कर इस सेंस में हम कहा जाता है। इंडिया और अगर इंडिया में गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें, क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इस बात की जो है डिस्कशन हो रहा है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, हमारी सोसाइटी है, वो गिग इकोनॉमी की ओर जो है मूव हो रहा है। इंडिया में अगर देखें तो 2020 में 7.7 मिलियन वर्कर्स हमारे यहाँ गिग वर्कर थे, लेकिन यही आगे चल करके 23.5 मिलियन जो है होने वाले हैं। इट मीन्स इंडिया 7.7 जो 2020 में है वो 10 ईयर्स के अंदर अंदर, यहाँ देखो आप, गिग इकोनॉमी में कन्वर्ट होने जा रहा है ना। सो किस तरीके का सिस्टम हो गया। अब इसमें से देखें हम 47% जो गिग वर्कर हैं वो मीडियम स्किल वाले हैं, 22% हाई स्किल वाले हैं, 31 जो है लोअर स्किल वाले हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो जो मीडियम
स्किल वाले लोग हैं वही गिग वर्कर हैं। बाकी हाई स्किल की बात करें तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, जैसे कि हार्ट्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो गए, है ना, या बड़े बड़े एडवोकेट्स हो गए कि वो केस बेस्ड काम कर रहे हैं ना, किसी के लिए काम तो कर नहीं रहे। बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। असल प्रॉब्लम आती है इन लो स्किल वालों को और मीडियम स्किल वालों को, क्योंकि इनकी मार्केट में कोई सुनने को तैयार नहीं होता और इनका फिर क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये जो गिग इकोनॉमी है क्यों इंक्रीज हो रही है, इसके रीजन्स हैं हमारे पास में। एक तो जब पेंडेमिक हुआ उसके बाद में सब कुछ चेंज हुआ कि कंपनीज़ में आना, ऑफिस आना, वो सब बंद हो गया, तो कंपनीज़ में लोगों ने उन्होंने जो है गिग वर्कर्स को हायर कर लिया। फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है एज ए गिग वर्कर काम करना चाहते हैं, उनके पास में फ्रीडम है और कहीं भी रह करके वर्क करो, कंपनी को बस काम से मतलब होता है। एक लड़का है, मैं उसको जानता हूँ, वो क्या करता है, किसी आईटी कंपनी में वर्क करता है और फ्रीलांसिंग वर्क करता है और पूरा इंडिया उसने घूम डाला। वो कह रहा था कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, ऐसे ही काम करूंगा, रात को कहीं होटल वगैरह में रुकता है और सारे दिन, मीन्स मैं अगर बात करूं तो एवरी डे वो टूर पे रहता है, ट्रैवलिंग पे रहता है, लैपटॉप साथ में रखता है, शाम को बैठेगा या दिन में कहीं बैठेगा, जहाँ पे रूम लेगा वहीं पे काम करेगा, बाकी आराम से घूमता है। तो ये उस तरह का राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेट। एक टाइम वो था कि ऑफिस में ही आके काम होता था, सबके पास इंटरनेट नहीं होते थे। अब इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, कहीं से भी काम कर लो। कन्वीनियंट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हायर कर सकती कि एक परमानेंट सैलरी उनको देनी पड़ती है, उनको ग्रेचुटी देनी होगी, पीएफ देना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा, है ना, लाइफ इंश्योरेंस देना होगा, वो कुछ नहीं देना, बस काम करा करके फिनिश हो जाते हैं। बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर्स को भी इसी तरीके से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब देखो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं बेसिक से। वर्क लाइफ बैलेंस, कोई वर्क और लाइफ का कोई बैलेंस ही नहीं रह जाता, मीन्स कभी भी काम कर रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कैन रिप्लेस फुल टाइम एम्प्लॉयज़। एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर देंगी, तो उनके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रह जाएगी, है ना। सो ये भी एक गलत चीज़ होगी। नो रेगुलर जॉब बेनिफिट्स, अब कोई जो रेगुलर जॉब में होता है तो उसको कंपनी बहुत सारे रेगुलर बेनिफिट्स भी देती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए, टीए, डीए, बहुत कुछ देती है, कंपनी उन सबसे बच जाती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रखे हैं, जैसे कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या है इसको कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद आपके पास में क्या होगा, तो क्या कोई पेंशन होगी, कोई अमाउंट होगा, वो सब जो है मिलना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को। ई श्रम पोर्टल, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्टल लेकर के आई, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2021। इसमें क्या है कि जितने भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन करा रही है गवर्नमेंट इस पर, ठीक है, जिससे कि नेशनल लेवल का एक डेटाबेस उनके पास प्रिपेयर हो जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, मीन्स वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को इन सब का पता चलेगा और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेकर के आ पाएगी। अब देखो हो सकता है आपको कई बार इसमें से ऐसा लग रहा हो कि सर ये क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो जीके जो होती है, जीएस होती है, वो कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है जीएस, उसकी कोई मार्केट में ऐसी बुक नहीं आती कि आपने ये बुक पढ़ ली आपका जीएस कंप्लीट हो गया। जीएस है एक नेटवर्क ऑफ नॉलेज, डिफरेंट प्लेसेस से आप जो नॉलेज लेते हैं, चीज़ें डेवलप होती हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जब डिफरेंट जो है न्यूज़ को, पॉलिसीज़ को, सबको स्टडी करते हैं, तब आपका जीएस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर आपको बहुत कुछ इसमें प्रिपेयर होगा। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।